भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे बहुत सारे देशभक्तों के नाम आज तक आपने सुने होंगे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। मगर उनके बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी गद्दारी से देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ा। अगर वो गद्दार न होते तो शायद भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। अगर ये गद्दार न होते तो मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा कहने वाले चंद्रशेखर शायद देश को आजाद होते अपनी आंखों से देखते। इतनी कम उम्र में प्रफुल्ल चाकी को फांसी न होती, बंगाल का रास्ता अंग्रेजों के लिए न खुलता और आज वास्तव में भारत विश्व गुरु होता। मगर इन्होंने पूरी सिचुएशन को ही बदल कर रख दिया। आज हम इतिहास के 5 ऐसे गद्दारों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने देश को न केवल गुलाम बनाया बल्कि हमेशा के लिए एक दर्द में डाल दिया। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। पहले नंबर पर आते हैं गिलानी बंधु। मगर इनकी कहानी को जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा, क्योंकि ये कहानी है अंग्रेजों के भारत आने से पहले की। असल में ये वो दौर था जब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन चल रहा था और कई बड़े हिस्सों पर इस्लामी सत्ता स्टैब्लिश हो चुकी थी। मगर उस दौर में भी दक्षिण भारत में एक ऐसा राज्य था जिसका जिक्र खुद बाबर ने किया है। बाबर के मुताबिक वो सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट था और ये राज्य था कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। इसके बाद लगातार एक से एक महान शासक इस साम्राज्य को मिले और ये उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। इसका सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। जी हाँ, वही कृष्णदेव राय जिसकी कहानी आपने अक्सर तेनाली राम के साथ सुनी होगी। ये एक महान साम्राज्य था, मगर इसका सबसे बड़ा दुश्मन था बहमनी, जो 14वीं सदी से ही इसका विरोधी बना हुआ था। अलग अलग राजाओं के बीच यहाँ कई लड़ाइयाँ हुई थीं, मगर 1565 तक कोई भी इसकी हार के बारे में सोच नहीं सकता था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये साल था 1565 का, जब एक ऐसी गद्दारी हुई जिससे विजयनगर साम्राज्य टुकड़ों में बिखर गया। दरअसल 23 जनवरी 1565 को बहमनी सल्तनत की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। इसे कहीं कहीं बन्नी घाटी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर के शासक को पूरा यकीन था कि युद्ध वही जीतेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में विजयनगर की सेना युद्ध जीत रही थी। एक बार फिर सुल्तानों की संयुक्त सेना हारने की कगार पर थी, मगर फिर विजयनगर के साथ विश्वासघात हुआ। ये गद्दारी विजयनगर साम्राज्य के 2 कमांडर्स ने की, जिनका नाम था नूर खान और बिजली खान। दरअसल विजयनगर साम्राज्य हिंदू था, मगर इसकी सेना में कई मुसलमान भी थे, क्योंकि विजयनगर के राजा धर्मनिरपेक्ष थे। मगर उनकी यही अच्छाई उन पर भारी पड़ गई। नूर खान और बिजली खान नाम के दोनों भाई तोपखाने की कमान संभालते थे और इन्हें गिलानी बंधु के नाम से जाना जाता था। जल्द ही सुल्तानों ने गिलानी बंधुओं को अपनी ओर मिला लिया। लालच में आकर वो सुल्तानों के पक्ष में चले गए। 25 जनवरी 1565 को जब लड़ाई चल रही थी, तभी गिलानी बंधुओं ने अपनी सेना और तोपखाने को अलग करके अपनी ही सेना पर हमला कर दिया। ये अचानक हुआ था, जिससे किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। आखिरकार विजयनगर साम्राज्य की सेना हार गई। उसके बाद हुसैन निजाम शाह के सामने विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय को लाया गया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस तरह साम्राज्य का अंत हो गया और उनकी ग्रेटेस्ट सिटी हम्पी को लूट लिया गया। हम्पी इतना अद्भुत था कि महीनों तक उसमें लूटपाट चलती रही। गिलानी बंधुओं की गद्दारी ने सिर्फ विजयनगर साम्राज्य को नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की एक महान संस्कृति को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जबकि ये वही साम्राज्य था जिसने कई महान मंदिरों का निर्माण करवाया था, मगर अफसोस ये भी गद्दारों की भेंट चढ़ गया। नंबर 2 पर आते हैं वीरभद्र तिवारी। ये कहानी है देश के मोस्ट फेमस रेवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद की। ये देश उन्हें कभी नहीं भूल सकता। अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी थी, मगर जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। वैसे आज तक आपने सुना होगा कि उन्होंने खुद अपनी जान ली थी, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनकी मौत एक ट्रेटर इन्फॉर्मेंट की वजह से हुई थी, जिसका नाम था वीरभद्र तिवारी। वीरभद्र तिवारी की बात की जाए तो ये न केवल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, बल्कि आजाद के मित्र भी थे।
मगर आज़ाद ये नहीं जानते थे कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेचरस को पनाह दी है, क्योंकि वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों का मुखबिर बन चुका था। और 27 फरवरी 1931 के दिन जब आज़ाद जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करने आनंद भवन पहुंचे थे, तो वो नहीं जानते थे कि वीरभद्र तिवारी ने उनकी हर एक्टिविटी की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी। नेहरू से मुलाकात के बाद आज़ाद अल्फ्रेड पार्क चले गए, मगर तभी वीरभद्र तिवारी ने पुलिस अधिकारी शंभूनाथ सिंह तक ये खबर पहुंचा दी। आज़ाद कुछ कर पाते उससे पहले ही 80 आर्म्ड पुलिसमैन ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया और चारों तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी। आज़ाद अंतिम सांस तक डटे रहे। उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों को घायल भी किया, मगर इस दौरान उन्हें भी 5 गोलियां लग चुकी थी। वो पूरी तरह से घायल हो चुके थे। आज़ाद जानते थे कि अगर वो जिंदा पकड़े गए तो अंग्रेज उनसे हर एक चीज का बदला लेंगे। वो हमेशा कहते थे, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी पिस्तौल में बची आखिरी गोली से खुद को शहीद कर लिया। असल में जब आज़ाद शहीद हुए तब तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बिखरने लगा था। ये वो दौर था जब भगत सिंह जेल में थे। उन्हें फांसी से बचाने की हर कोशिश की जा रही थी। मगर इस दौरान आज़ाद का शहीद हो जाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं था, क्योंकि आज़ाद की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अंग्रेज उन्हें इम्पोस्टर कहते थे, क्योंकि उनकी केवल एक तस्वीर हासिल करने में ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। कोई नहीं जानता था कि आज़ाद कब कहां किस रूप में होंगे, मगर वीरभद्र तिवारी की गद्दारी के कारण भारत ने अपने सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक को खो दिया। क्या पता अगर वीरभद्र तिवारी ने गद्दारी ना की होती तो आज़ाद अपने देश को स्वतंत्र होते अपनी आंखों से देख पाते, मगर अफसोस ऐसा हो न सका। तीसरा गद्दार है राणा जंग बहादुर। ये कहानी जुड़ी हुई है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से। जी हाँ, ये बात है 1857 की, जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे महान सेनानियों ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, मगर उसी समय एक और शख्स थे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जिसका नाम था खान बहादुर खान। खान बहादुर खान की बात की जाए तो ये आखिरी रोहिल्ला सरदार थे। इन्होंने अपनी एक अलग पैदल सेना तैयार कर रखी थी जो बेहद शक्तिशाली थी। 31 मई 1857 को नाना साहब पेशवा की योजना के अकॉर्डिंग खान बहादुर खान ने रोहिलखंड डिवीजन को अंग्रेजों से आज़ाद कर लिया था। इतना ही नहीं, उनके डर से सभी अंग्रेज नैनीताल भाग गए थे। इसके बाद भी लगातार खान बहादुर खान का अंग्रेजों से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, मगर फिर 13 मई 1858 को कुछ ऐसा हुआ जिसमें भारतीयों को हार का मुंह देखना पड़ा। असल में इस दिन अंग्रेजों के साथ उनकी आखिरी लड़ाई थी। लड़ाई में हार के बाद खान बहादुर खान नेपाल चले गए, मगर नेपाल में एक गद्दार ने उन्हें धोखा दे दिया, और ये गद्दार और कोई नहीं बल्कि राणा जंग बहादुर था। एक्चुअल में नेपाल में राणा जंग बहादुर ने उनकी खबर अंग्रेजों को दे दी थी, जिससे अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। अंग्रेज खान बहादुर खान से बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने पहले तो उन्हें बहुत टॉर्चर किया, बाद में अदालत में पेश किया गया। 22 फरवरी को कमिश्नर ने उन्हें दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई। 24 फरवरी 1860 को पुरानी कोतवाली पर उन्हें सरेआम फांसी दे दी गई। इस तरह एक फ्रीडम फाइटर की बहुत ही ट्रेजिक डेथ हो गई। अब बढ़ते हैं अगले गद्दार की तरफ, जो देश को गुलाम बनाने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, और ये कोई और नहीं बल्कि मीर जाफर था। असल में ये बात है 18वीं सदी की, जब अंग्रेजों ने बंगाल को जीता था। बंगाल को जीतते ही अंग्रेजों के लिए भारत को जीतने के दरवाजे खुल गए थे, मगर इस दरवाजे की चाबी उन्हें पकड़वाने वाला एक भारतीय ही था, जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर की बात की जाए तो ये सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से एक था, जिस पर नवाब बहुत ज्यादा विश्वास किया करते थे, मगर उसने उन्हें धोखा दे दिया। अगर मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा नहीं देता तो अंग्रेज बंगाल को कभी जीत ही नहीं पाते। असल में 18वीं सदी में बंगाल सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था। देश का मोस्टली ट्रेड केवल और केवल बंगाल से होता था, और इसके नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के पिता थे अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान अंग्रेजों को अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने सिराजुद्दौला से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंग्रेजों को किले बनाने की परमिशन कभी मत देना, क्योंकि ये ऐसे मधुमक्खी हैं जो तुम्हें डंक मारेंगे ही।
इसलिए सिराजुद्दौला अपने पिता की बात मान रहा था, मगर अंग्रेज तो कुछ और सोचकर बैठे थे। वो लगातार यहाँ किले बना रहे थे। उन्होंने नवाब की कोई बात नहीं मानी, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आ गया कि वॉर एसेंशियल्स हो गए। अंग्रेज बंगाल में अपनी मनमानी कर रहे थे, जिससे गुस्सा होकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच वॉर होने लगा। इस जंग को सिराजुद्दौला ही जीतने वाला था, मगर उसके सेनापति ने ही उसे धोखा दे दिया, क्योंकि मीर जाफर तो पहले ही अंग्रेजों से हाथ मिला चुका था। हालांकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को आज तक के अपने सारे रिश्तों की याद दिलाई और अपनी पगड़ी तक उसके सामने रख दी थी, मगर तब तक लालच मीर जाफर के सिर पर चढ़ चुका था। बस फिर क्या था, उसने नवाब को रक्षा का वचन तो दिया, मगर उसके पीछे उसकी जो मंशा थी उसे नवाब समझ नहीं पाया। मीर जाफर ने नवाब को जंग के मैदान से निकलने की सलाह दी और आखिरकार बेचारा नवाब अपने 2000 भरोसेमंद सैनिकों के साथ प्लासी से निकल गया। बस फिर क्या था, मीर जाफर ने नवाब के मरने की अफवाह फैला दी, जिससे सेना का मनोबल टूट गया और वो पीछे भाग गए। इसी कारण प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गए। मगर मीर जाफर की गद्दारी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने बंगाल के एक बगीचे से सिराजुद्दौला को न केवल गिरफ्तार करवाया, बल्कि मुर्शिदाबाद लाकर उसकी हत्या तक करवा दी। इस तरह अंग्रेजों के लिए भारत का रास्ता खुल गया। पर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तभी तो इस गद्दारी के बावजूद मीर जाफर को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसा उसने किया वैसा ही उसके दामाद और सेनापति मीर कासिम ने उसके साथ किया। मगर चाहे जो भी हुआ हो, अंग्रेजों का रास्ता भारत में साफ हो चुका था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले गद्दार की कहानी की तरफ, जिसका नाम था मीर सादिक। एक्चुअल में अंग्रेज इस मामले में बहुत खुशनसीब साबित हुए, क्योंकि उन्हें बाहर से गद्दार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। हर कदम पर भारत में ही उन्हें गद्दार मिलते गए, जिन्होंने अंग्रेजों के रास्ते को और भी आसान कर दिया। ऐसा ही एक गद्दार था मीर सादिक, जिसे भारतीय इतिहास के सबसे कुख्यात गद्दारों में से एक माना जाता है। इसकी गद्दारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी वजह से अंग्रेजों को मैसूर की रियासत मिल गई थी। जी हाँ, वही मैसूर जहां टीपू सुल्तान का शासन हुआ करता था। टीपू सुल्तान लगातार अंग्रेजों को भगाने के लिए जंग लड़ रहा था। वैसे अगर मीर सादिक की बात की जाए तो ये टीपू सुल्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था। वैसे तो वो टीपू के बेहद करीब था, मगर अंग्रेजों के लालच में आकर उसने एक साजिश रची और अपने ही राजा को धोखा दे दिया। असल में मीर सादिक टीपू की हर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के बारे में अंग्रेजों को जानकारी देता रहा और टीपू को कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी। आखिरकार 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जब मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी हुई, तब जनरल जॉर्ज हैरिस ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि इस बार भी वो अंग्रेजों को हरा सकता था। उसने अंग्रेजों को हराने की पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी थी, मगर मीर सादिक ने सुल्तान के सैनिकों को ही धोखा दे दिया और उन्हें किले के साउथ में जमा कर लिया, जिससे आर्मी कॉर्डोन कमजोर हो गया। मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हमला किया और किले में घुसने में कामयाब हो गए और फिर आखिरकार टीपू की हत्या कर दी गई। आखिरकार मीर सादिक की गद्दारी लोगों के सामने आ गई और लोग उससे नफरत करने लगे। हालांकि अंग्रेजों ने उसे सम्मानित किया, मगर आज भी मीर सादिक की कब्र को बहुत ही नफरत से देखा जाता है। चाहे जो भी हुआ हो, ये सब अंग्रेजों के ही फायदे का था। वैसे ये तो बस कुछ नाम है, भारत के इतिहास में न जाने कितने ऐसे गद्दार हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इनमें से सबसे बड़ा गद्दार कौन था? अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई हो तो हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लेकर आएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।